हेलो दोस्तों, आईटी प्रैक्टिकल गुरुजी में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको बैनर में दिख रहा होगा, आईटी फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए सीबीटी पर एनालिसिस सितंबर 2023 मेन एग्ज़ाम के लिए बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। जो हमारे पिछले वर्ष जो मेन एग्ज़ाम हुआ था सितंबर में, तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे कितने प्रकार के सेट आए हुए थे और उन सेट के बारे में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, उनके बारे में हम पूरी जानकारी आपको यहाँ पे देंगे। ठीक है, तो 100% सफलता के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक भी करें। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं। हम पहले सेट के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे कि जो पिछली बार जो आया वहाँ पहला सेट कौन सा आया था, तो पहले सेट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का जो पेपर आया था वो 30 अगस्त 2024 को आया था। सेट आया था ये 12:15 वाले बैच का था। तो यहाँ पे सभी क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। यहाँ ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप, इंजीनियरिंग ड्राइंग और एम्प्लॉयमेंट स्किल सभी के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, शिखर मान और आरएमएस मान के बीच का अनुपात क्या होता है। तो शिखर मान यानी कि जो पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू के बीच का जो अंतर होता है उसको हम लोग बोलते हैं पीक फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो इसका डी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा कारक किसी पदार्थ की पारगम्यता को बदलता है, यानी उसकी परमिबिलिटी को किसी पदार्थ के परमिबिलिटी को कौन चेंज करता है। तो उसमें क्या करते हैं, उसको फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं उसको, यानी फ्लक्स घनत्व कहते हैं। तो इसका ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, सर्किट ब्रेकर का कार्य क्या है। तो सर्किट ब्रेकर का जो एक्चुअली कार्य क्या होता है, तो असामान्य स्थिति में सर्किट स्वचालित रूप से टूट जाता है। ठीक है, असामान्य सर्किट में यानी कि अगर कोई फॉल्ट होता है सर्किट में, तो उस कंडीशन में क्या होता है, सर्किट ब्रेकर जो लगा होता है वो सर्किट को सुरक्षित करता है। तो क्या करता है, सर्किट ब्रेक हो जाता है, यानी वो अपना स्वचालित सारे पोर्ट्स को खोल देता है, जिससे क्या होता है कि सप्लाई आगे नहीं पहुंचती है। ठीक है, तो इसका बी राइट आंसर होगा, ब्रेक द सर्किट ऑटोमेटिकली एट एब नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, अगर कोई भी कंडीशन में प्रॉब्लम होती है तो वो सर्किट अपना ब्रेक कर देता है। बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, तो 1 मेगा ओम से 1 मेगा ओम रेंज प्रतिरोध को मापने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक मेगा ओम से 1 मेगा ओम तक की रेंज जो नापी जाती है वो हम लोग किससे नाप सकते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज से नापा जाता है। ठीक है, तो इसका ए राइट आंसर होगा। और 1 मेगा ओम से अगर आपको अधिक नापना होता है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मैगर का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका भी 1 ओम से 1 मेगा ओम की रेंज है, इसलिए हमको व्हीट स्टोन ब्रिज से ही इसको नाप सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, नए घरेलू वायरिंग इंस्टॉलेशन के लिए इंसुलेशन का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो घरेलू वायरिंग में जो इंसुलेशन टेस्टिंग मैंने बताया, इससे पहले ही क्वेश्चन आया हुआ है तो मैंने उसमें बताया था। तो 1 ओम से मेगा ओम तक व्हीट स्टोन ब्रिज कवर करते हैं। जब 1 मेगा ओम से अधिक होता है तो हमें क्या होता है, जब इंसुलेशन जो होता है वो मेगा ओम में होता है। ठीक है, तो वहाँ पे हमें किसका उपयोग करना पड़ेगा, मैगर का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका बी सी राइट आंसर होगा, मैगर। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कुंडली लैंप का लाभ क्या है। एडवांटेज ऑफ कॉइल्ड लैंप। ठीक है, तो ये क्या होता है, उच्च लाइट आउटपुट, यानी कि बहुत हाई लाइट देता है। ठीक है, कुंडली लाइट जो होती हैं, तो इसका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, आरएलसी श्रेणी परिपथ में किस स्थिति में अनुनाद होगा। ठीक है, तो अनुनाद क्या होता है, वो जो एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाता है, यानी कि जब एक्सएल यानी कि प्रतिघात और कैपेसिटेंस, ठीक है, दोनों यानी कि रिएक्टेंस और कैपेसिटेंस जब दोनों हमारे क्या होते हैं इक्वल हो जाते हैं, तब हमारा क्या होता है, सबसे ज़्यादा अनुनाद होता है आरएलसी सर्किट में। तो इसका डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वोल्टमीटर में संवेदनशीलता की इकाई क्या है। तो वोल्टमीटर में संवेदनशीलता की इकाई जो होती है वोल्ट प्रति ओम प्रति वोल्ट होता है। तो इसका डी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी सारे घुमा के रहते हैं, इसमें थोड़ा सा ध्यान रख के देखिए। यहाँ वोल्ट प्लस ओम भी लिखा हुआ है, लेकिन ध्यान रखना है कि ओम यानी कि ओम रेजिस्टेंस ऊपर होता है और वोल्टेज नीचे होता है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर होगा।
कार्बन जस्ता शुष्क सेल में कौन सा विद्युत अपघट्य प्रयोग करता है? तो हमें यह बताना है कार्बन जिंक जो ड्राई सेल होता है उसमें जो अंदर अपघट्य यानी कि इलेक्ट्रोलाइट जिसको बोलते हैं हम लोग, वो कौन सा इसमें भरा जाता है? तो कार्बन जिंक ड्राइड में जो होता है वो अमोनियम क्लोराइड भरा जाता है। ठीक है, और ये सल्फ्यूरिक एसिड देखिए यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड लेड एसिड के लिए होता है, शानदार सल्फ्यूरिक एसिड ये भी लेड एसिड बैटरी के लिए होता है। तो हमें यहाँ सी उसका राइट होगा अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण है? ठीक है, तो यहाँ भी बताना है, डिवाइस का नाम बताना है। तो पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज, तो रिवाइवेलेबल फ्यूज जो तो होता है वो क्या करता है, अतिरिक्त धारा को वहन करने के संरक्षण देता है। ठीक है, यानी कि ओवर करंट प्रोटेक्शन देता है। जैसे अगर कोई तो डिवाइस में क्रॉस एक्सीड करंट प्रोजेक्शन को कौन संरक्षण देता है? तो वो क्या होता है, रिवायरेबल फ्यूज। जी हाँ, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वायर अलग से बांधना होता है जिसको और जिसपे ये रिवायरेबल फ्यूज बांधा है तो उसको हम लोग किट कैट फ्यूज बोलते हैं। ठीक है, तो इसका ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, सेलोनाइट कॉइल में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम लागू किया गया है? तो सेलोनाइट कॉइल जो होती है उसको नियम का ज्ञात करने के लिए जो नियम लगता है उसको बोलते हैं हम लोग दाहिने हाथ की हथेली का नियम। ठीक है, राइट हैंड पाल्म रूल। ठीक है, तो इसका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, तो एक चित्र दिया गया है, चित्र में दिखाया हुआ माइक्रोमीटर का पाठ्यांक बताइए। आप जो माइक्रोमीटर यहाँ पे आ रहा है उसका हमें रीडिंग बतानी है। ठीक है, रीडिंग बताने के लिए देखिए 1 2 3 4 5 4 तक जा रहा है और फिर ये 5, तो इसका जो रीडिंग आएगा कितना आएगा, 4.55। ठीक है, 5 क्यों आया, तो 4 तो ये पूरा और आधा ये है, इस 4 का आधा ये है, तो आधा कितना 4, तो 4 पॉइंट और 5 इधर का और ये 5, तो कितना होगा 4.55। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, विद्युत की मात्रा की इकाई क्या होती है? तो विद्युत यानी कि जो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, उसकी हमें यूनिट बतानी है। तो यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है। ठीक है, डी इसका राइट आंसर होगा। तो एक सीसामृत बैटरी का विशिष्ट घनत्व मापने हेतु तो कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? यानी कि जो हमारी लेड एसिड बैटरी होती है तो इसकी विशिष्ट घनत्व यानी वो कितना चार्ज है कितना डिस्चार्ज है, इसकी जांच करने के लिए हमें किसका उपयोग करते हैं? तो उसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोमीटर बोलते हैं। तो इसका ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, छाती को पेंट पर चोट लगने पर पीड़ित को कृत्रिम श्वसन की कौन सी विधि अपनाई जाती है? छाती और पेट पे अगर किसी पेशेंट को चोट लगती है तो उसको हम लोग कौन सी कृत्रिम विधि देते हैं, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन कौन सी देंगे विधि? तो उसको देंगे माउथ टू माउथ मेथड। ठीक है, क्योंकि छाती पे लगने पर उसको हम लिटा नहीं सकते, तो उसको सीधे सीधे लिटाएंगे पीठ के बल। ठीक है, तो उसको हम क्या करें, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देंगे। तो इसका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप को बनाने के लिए किया जाता है? ठीक है, तार के लूप और हुक अगर बनाना होता है तो हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि वो राउंड में होते हैं इसलिए मैं राउंड नोज तो उसको बोलते हैं राउंड नोज प्लायर बोलते हैं। ठीक है, लंबे नोक का होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हुक और लूप बनाए जाते हैं। तो इसका बी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, अस्थायी प्रतिष्ठानों के लिए कौन सी वायरिंग उपयुक्त है? तो अस्थायी मतलब होता है टेम्परेरी इंस्टॉलेशन, तो वहाँ पे हम लोग किसका उपयोग करते हैं, क्लीट वायरिंग का उपयोग करते हैं। ठीक है, पीवीसी जो होता है वो फिक्स के लिए, कंसील्ड भी फिक्स के लिए होता है, और धातु वायरिंग ये भी फिक्सिंग के लिए होता है। लेकिन हमें क्या अतिष्ठान प्रतिष्ठानों का मतलब हो गया कि जो चीज़ फिक्स नहीं है कुछ दिनों के लिए, जैसे मेले हो गए, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग जिस वायरिंग को करेंगे तो उसको क्लीट वायरिंग करेंगे। यानी कि हमारे जैसे कमरा है, उस कमरे में हमारी फिक्सिंग नहीं है कि यहाँ कब रहना, कभी भी यहाँ खाली कर सकते हैं, तो उसमें हम लोग क्या क्लीट वायरिंग कर देते हैं ताकि जब ज़रूरत पड़े तो वहाँ से उसको उठा देते हैं। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग, 30 वर्ग mm और 3/1/2 कोर यूजी केबल अंडरग्राउंड केबल के न्यूट्रल कोर का आकार क्या होगा? तो 90 वर्ग मीटर जो कोर का होता है यूजी केबल होता है उसका जो है 50 स्क्वायर मीटर होता है।
तो यहाँ पे जो आंसर होगा ए राइट आंसर होगा 50 स्क्वायर मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। 19वें क्वेश्चन की बात करेंगे। फ्लोरेसेंट ट्यूब में टंगस्टन इलेक्ट्रोड को किस पदार्थ से लेपित किया जाता है? तो फ्लोरेसेंट ट्यूब होता है, उसमें टंगस्टन जो इलेक्ट्रोड होती है उसको किस पदार्थ से हम लोग तो उसको बोलो बोरियम स्टोडियम ऑक्साइड जिसको बोला जाता है। उसके हम टंगस्टन इलेक्ट्रोड को उसको आलेपित किया जाता है। तो इसका डी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। चल कुंडली उपकरण में नरम लोहे के क्रोड का क्या कार्य होता है? यानी मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उसमें जो नरम लोहे की क्रोड होता है उसका उपयोग क्या होता है? तो उसका काम क्या क्या होता है? एयर गैप में चुंबकीय फ्लक्स को एक समान वितरित करना होता है। ठीक है, तो इसका ए राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। चित्र में धारा वोल्टेज तरंग के बीच क्या संदर्भ दिखाया गया है? तो धारा और तरंग के बीच देखिए यहाँ पे जो दिखाया गया है इसमें पिछड़ रही है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे? धारा और वोल्टेज एक समान कला में है, दोनों एक समान कला में चल रहे हैं। ठीक है, तो इसका सी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो ट्रांसफार्मर कंजर्वेटर टैंक का क्या कार्य होता है? तो ट्रांसफार्मर जो होता है हमारा उसका कंजर्वेटर टैंक उसको बोलते हैं। तो उसमें लोड भिन्नता के कारण तेल स्तर के विस्तार की अनुमति देता है। तो कंजर्वेटर टैंक जो होता है उस ऊपर देखिए, ट्रांसफार्मर के ऊपर एक टैंक लगा होता है। ठीक है, उस टैंक में भी ऑयल भरा होता है और उसमें आधा ही ऑयल भरा जाता है, पूरा ऑयल नहीं भरा जाता है। लेकिन जब हमारा ट्रांसफार्मर जब चलता है, गर्म होता है, तो जो उसमें ऑयल भरा उसके अंदर प्रसार होता है। तो जब प्रसार होता है तो वो ऑयल कहीं जाना स्टोर भी होना चाहिए। तो क्या होता है? वो कंजर्वेटर में चला जाता है। तो कंजर्वेटर में जो खाली जगह रहती है उसमें भर जाता है और उसके बाद जैसे ही ठंडा होता है ट्रांसफार्मर तो फिर वो अपना फिर से वायर जो है तेल जो है कंजर्वेटर से फिर ट्रांसफार्मर में चला जाता है। तो इसका क्या होता है? तो बी इसका राइट आंसर होगा। तो यानी कि लोड के अनुसार जो होता है, जैसे जैसे लोड घटता बढ़ता रहेगा वहाँ पे हमारा तेल को स्टोर करेगा और फिर वहाँ से फिर ट्रांसफार्मर में भेज देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। चित्र में दिखाया गया सर्किट का क्या नाम है? तो सर्किट देखिए 30 ओम 10 ओम का किलो 10 किलो ओम का लगा, एक माइक्रो लगा है और ट्रैक्टर लगा है और गेट लगा हुआ है। ठीक है, तो ये किसका सर्किट है? तो इलेक्ट्रिक फैन रेगुलेटर का सर्किट है। ठीक है, ये ट्रायल लगा हुआ है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक जो है होता है उसका फैन रेगुलेटर का सिंबल है सर्किट डायग्राम। तो इसका डी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तांबे के परमाणु के तीसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो तांबे के परमाणु के तीसरे कोष में कितने होते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। चित्र में दर्शाए गए अनुसार BH वक्र में X से चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो अब ये BH वक्र आपको दिख रहा होगा, इसमें जो X वाला हिस्सा है यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो होता है। ठीक है, इसको हम क्या लोग बोलते हैं? हम लोग निग्राहित यानी कोहेसिव। ठीक है, क्या करना पड़ता है? ये कब आता है? जब हमारा क्या रेडिजुअल मैग्नेटिज्म बन जाता है। उस रेडिजुअल मैग्नेटिज्म को ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें एक्स्ट्रा प्रेशर दिखाना है, लेकिन एक्स्ट्रा करंट देना पड़ता है। तो उस एक्स्ट्रा करंट को ही हम लोग यहाँ से जीरो तक इस तक को खींच लाने के लिए उसको ही बोलते हैं हम लोग कोहेसिव। ठीक है, या निग्राहिता बोलते हैं। तो इसका ए राइट आंसर होगा। अगला है विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है? विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है? कूलाम होती है। ए राइट आंसर होगा इसका। रंग कोड विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि कलर कोडिंग के थ्रू हमें क्या करना है? इसका मान निकालना है। तो पहला क्या है? रेड है, ग्रीन है, गोल्ड है, ऑरेंज। तो हम लोग क्या करते हैं? रेड का कितना होता है? 2 होता है, ग्रीन का 5 और ऑरेंज का। तो इससे आप कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद आपको जो आएगा कलर कोडिंग से तो आएगा 25 × 10³ ±5%। ठीक है, तो रेड का कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, ग्रीन का क्या होता है? 5 होता है, तो 25 हो गया। ठीक है, फिर ऑरेंज का कितना होता है? 3। तो 3 का कितना हो रहा है? 10 उसका मल्टी यानी थर्ड वाला क्या होता है? मल्टीप्लायर होता है, तो यानी 10³ और गोल्ड का +-5%। तो इसका हो गया 25 × 10³ 3 ± 5%। इसका डी आंसर राइट होगा। अगले क्वेश्चन की वाला हम लोग बात करते हैं। वर्कशॉप लाइटनिंग के लिए किस प्रकार की वायरिंग का प्रयोग किया जाता है? तो वर्कशॉप में जो होती है वो सरफेस मेटल कंड्यूट वायरिंग की जाती है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर होगा।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, ओवरहेड वितरण लाइनों के लिए कौन से कंडक्टर का उपयोग किया जाता है। तो ओवरहेड लाइनों के लिए जो होता है बेयर कंडक्टर का उपयोग करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका ए राइट आंसर होगा। इंसुलेटर का हम लोग यूज़ करते हैं अंडरग्राउंड के लिए यूज करा जाता है, ठीक है। तो हमें क्या करता है ओवरहेड के लिए करना, तो उसको लिए बेयर कंडक्टर उसको बोलते हैं, उसका उपयोग करेंगे। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग, 30 क्वेश्चन, कौन सी 3 फेज प्रणाली में फेज वोल्टेज को मापने के लिए कृत्रिम टूल की आवश्यकता होती है। तो 3 फेज प्रणाली में फेज वोल्टेज को मापने के लिए कृत्रिम न्यूट्रल की आवश्यकता होती है। तो उसको हम बोलते हैं 3 तार डेल्टा संयोजित सिस्टम होता है। यानी कि क्या होता है 3 फेज में अगर हम किसी डेल्टा को संयोजित कर देते हैं तो क्या करता है वहाँ पे हमें कृत्रिम न्यूट्रल प्राप्त हो जाता है, ताकि हमारे जो सिंगल फेज की सप्लाई है वो चल सके। जैसे हम लोग इंडिकेटर का कनेक्शन करते हैं 3 फेज में, ठीक है, सेम कनेक्शन। तो इसका सी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, फ्लड और औद्योगिक प्रकाश व्यवस्थाओं के लिए किस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था का उपयोग किया जाता है। तो फ्लड और औद्योगिक प्रकाश व्यवस्था के लिए हम लोग प्रत्यक्ष प्रकाश लाइटिंग का उपयोग करते हैं, जो सामने डायरेक्टली दिखता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, पावर ट्रांसफार्मर में विस्फोट वेंट का उद्देश्य क्या होता है। पावर ट्रांसफार्मर में दबाव का उत्सर्जन यानी कि प्रेशर रिलीजिंग का ऑप्शन होता है, ठीक है। तो जो पावर ट्रांसफार्मर उसमें विस्फोट वेंट यानी एक्सप्लोजन वाल्व जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो एक्सप्लोजन वाल्व कब तब काम करता है, जैसे मान चलिए कि ट्रांसफार्मर जब हीट होता है तो हीट होने के साथ साथ क्या होता है उसमें ऑयल में प्रसार होता है, और ऑयल में प्रसार होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है। तब क्या होता है कि हमारा जो ऑयल होता है वो वाष्पित होने लगता है। तो उस वाष्पन या फिर ऑयल बहुत गर्म होता है तो ट्रांसफार्मर को कोई नुकसान ना पहुंचे, तो क्या होता है उस कंडीशन में हमारा जो रिले है, सर्किट ब्रेकर है, ये हमारे क्या हो जाते हैं फेल हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में हमारा एक्सप्लोजन वाल्व जो होता है वो एक्सप्लोड करता है। इसमें एक रबड़ की वो फिल्म होती है जिसके अंदर तो क्या होता है जैसे जब हीट होता है तो ये रबड़ क्या होती है उस टेम्परेचर के कारण पिघल जाती है। जैसे टेम्परेचर पिघलती है तो क्या करती है सारा जो एयर जो अंदर दबाव जो गैस बन जाती है उसके अंदर वो सारी बाहर आ जाती है, जिससे हमारा क्या होता है ट्रांसफार्मर बच जाता है, ठीक है। तो मेन यही कि दाब का उत्सर्जन करता है जब बहुत ज़्यादा प्रेशर उसके अंदर क्रिएट होता है। तो इसका सी राइट आंसर होगा। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, उस संधारित्र का धारिता मान क्या होगा जिसे 35 वोल्ट तक चार्ज करने के लिए 0.5 कूलम की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 0.0014 फैरेड होगा, ठीक है। धारिता निकालना है, सी बराबर क्यू वी कर दो, क्यू वी तो वी और इसको कर दो, तो इससे डिवाइड करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, कुकिंग रेंज का हीटिंग तत्व बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। कुकिंग रेंज यानी कि नाइक्रोम जिसको बोलते हैं, नाइक्रोम वायर बोलते हैं, ठीक है। उस नाइक्रोम वायर का उपयोग हम लोग किया जाता है। तो इसका ए राइट आंसर हो। एसी आपूर्ति की कौन सी शक्ति वाट मीटर द्वारा मापी जाती है। तो एसी आपूर्ति की शक्ति वाट मीटर द्वारा जो नापी जाती है वो कहते हैं 2 पावर यानी वास्तविक शक्ति नापी जाती है, ठीक है। तो इसका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, ओम के नियम में कौन सी विद्युत राशियां संबंधित हैं। तो ओम के नियम में क्या होता है वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस होता है। तो इसका ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, पावर ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो पावर ट्रांसफार्मर कोर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, ठीक है, इसका हम लोग उपयोग करते हैं। ठंडा रोल्ड अनाज अनुमत स्टील बोलते हैं इसको। तो हिंदी में बहुत कम मिलता है, ज़्यादातर इंग्लिश में ही नाम इसका आता है। तो कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील का उपयोग करते हैं हम लोग क्या पावर ट्रांसफार्मर के कोर का निर्माण करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, चित्र में दिखाए गए प्रतीक का नाम बताइए। तो ये क्या होता है प्रतीक यानी कि सिंबल। सिंबल किस चीज़ का सिंबल होता है, ये 8 इन्फिनिटी टाइप में होता है। तो इसका सिंबल क्या होता है, जिसको कहते हैं सीलिंग फैन बोलते हैं, ठीक है। तो यानी छत का पंखा। अगर हम इससे किसी को राउंड में क्लोज कर देते हैं तो क्या बन जाता है वो एक झांस यानी ब्रैकेट फैन बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो इसका सी राइट आंसर होगा सीलिंग फैन। अब यहाँ पे हमारे
स्टेट थ्योरी के क्वेश्चन 38 क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। अब यहाँ पे हमें वर्कशॉप कैलकुलेशन के 6 क्वेश्चन देखेंगे। वर्कशॉप कैलकुलेशन के 6 क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है 0.00559 दशमलव को भिन्न साधारण भिन्न में बदलना है। तो दशमलव क्या गिन लीजिए यहाँ कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो दशमलव लगेगा तो क्या हो जाएगा 659 कितना 2 2 4 2 6 6 6 0 जाकर नीचे लगा दिया, तो इसका डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है। किसी वस्तु में जो पदार्थ की मात्रा होती है उसको लोग क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं, जिसको हम लोग मास बोलते हैं। तो इसका बी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ऊष्मा की एक एसआई यूनिट क्या होती है। तो ऊष्मा की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल होती है। तो बी राइट आंसर होगा इसका। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं। तो किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को हम लोग क्या बोलते हैं, घनत्व बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका बी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात है, एक वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 625 mm स्क्वायर होगा। तो 625 में भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है। किसी वर्ग होता है भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर वाला 625, तो भुजा बराबर इसका अंडर रूट ले लेंगे, तो किसका अंडर रूट होता है, 25 का अंडर रूट होता है, ठीक है। तो इसका 25 mm हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, पानी का थर्मोमीटर क्या होता है, यानी पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इसका डी राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे हमारे वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के 6 क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। अब यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग के 6 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, उपकरण का नाम बताइए। ये देखिए यहाँ पे उपकरण दिख रहा है, ये लकड़ी का हथौड़ा है जिसको बोलते हैं हम लोग। तो लकड़ी का हथौड़े को हम लोग क्या बोलते हैं, मैलेट बोला जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो टेक्निकल उसमें मैलेट बोलते हैं इसको। तो जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं लकड़ी का हथौड़ा, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सही संरेखित सिस्टम आयाम की पहचान करें। तो इसमें ये बताना है कि कौन सा सिस्टम सही यहाँ पे आरेखित किया गया है। इसमें आप सारी वैल्यूज़ को चेक कर लीजिए। तो सही आयाम कौन सा है, इसमें बी राइट आंसर होगा। जिसके अंदर जितने भी डायमेंशंस दी गई हैं वो पूरी तरह से सही दी गई हुई हैं, ठीक है। तो इसका जो बी है इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, एसआई मानक के अनुसार कौन सा सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर ए से। तो सिंगल स्ट्रोक में वर्टिकल लेटर ए चाहिए हमको, ठीक है। तो उसका रेशियो क्या होना चाहिए, 7.5 रेशियो होना चाहिए, ठीक है। 7.5 का वर्टिकल में होना चाहिए। तो इसका जो है सी राइट आंसर होगा। सिंगल स्ट्रोक देखिए, दूसरा सिंगल स्ट्रोक में नहीं है, डबल स्ट्रोक में है। ये सिंगल लेयर अलाइन में है, इटैलिक में है, और डी वाला भी है लेकिन ये भी इटैलिक में है। तो सिंगल स्ट्रोक में जो आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, केवल सी आ रहा है जो 7.5 रेशियो में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक मानक अभ्यास के रूप में कौन सा शीर्षक ब्लॉक सहित है। तो शीर्षक ब्लॉक जो होता है यानी टाइटल ब्लॉक जिसको बोलते हैं लोग। तो टाइटल ब्लॉक जो ड्राइंग हम लोग बनाते हैं उसमें टाइटल बनाते हैं ना, टाइटल बॉक्स। तो वो टाइटल बॉक्स कौन सा इसमें सही है, कहाँ पे टाइटल बॉक्स हम बनाते हैं। तो ए वाली में देखिए टाइटल बॉक्स कहाँ, ऊपर की तरफ नहीं बनाते हम लोग, ठीक है। ऊपर इसमें भी दिया हुआ है, बी देखिए दिया हुआ है ये राइट साइड में, ठीक है। तो हम लोग टाइटल बॉक्स हमेशा इसी जगह बनाते हैं, बाकी इधर अपना ड्राइंग बनाते हैं। तो इसका हमारा बी जो है इसका राइट आंसर होगा। ये टॉप में दिया ये नहीं चलेगा, ये भी लेफ्ट में चाहिए ये नहीं चलेगा, तो हमेशा राइट में होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, त्रिभुज का नाम बताइए। जो त्रिभुज आपको दिख रहा होगा ये त्रिभुज, देखिए 90 डिग्री त्रिभुज है ना, और ये 60 है, ये 80 है। तो ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम समकोण त्रिभुज बोला जाता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं इसको। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को, ड्राइंग के अभ्यास के अनुसार कौन सी ड्राइंग आयाम सही है। तो इसमें ड्राइंग आयाम सही, इसमें यानी कि जो डायमेंशन दी गई हैं इसमें कौन से चाहिए, जिसका देखिए 25 दिया गया, 24 दिया गया, ये यानी कि हाइट दे दी गई, वृद्धि दी गई और लेंथ दे दी गई। इसमें तीनों चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या देना चाहिए, इसका देखो एरोज भी देख लेना साथ में, 30 है, 48, 26, ये भी गलत है, ठीक है। ये देखिए इसमें एरोज चौड़े हैं ज़्यादा। तो इसमें जो एरो का भी ध्यान रखना है कि एरो जो होता है 1:3 के रेस में होना चाहिए।
तो इसमें भी सेम प्रॉब्लम वही इशू आ रही है। तो फर्स्ट वाला जो ही ऑप्शन आ रहा है सही, जो सही है पूरी तरह से में, जो सारे एरो 1 का रेशियो 3 के रेशियो में आ रहे हैं, तो इसका ए राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इम्प्लॉयमेंट स्किल के 25 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन से क्वेश्चंस आए थे। तो पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे है, इन एक्सेल में किसी रो पंक्ति को कॉलम स्तंभ में इंटरेक्शन प्रतिच्छेद को क्या कहा जाता है। तो इंटरेक्शन जो है रो और कॉलम के बीच जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, सेल कहते हैं। यानी कि एक कॉलम और एक पंक्ति जो जहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। इसी सेल में हम लोग जो भी टाइप करना होता है टाइप किया जाता है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, सफल लोग सफलता को कैसे संभालते हैं। जो सक्सेस होते हैं वो सफलता को कैसे देते हैं, वे अपनी गलतियों से सीखते हैं। यानी कि जितनी उनसी गलतियां होंगी तो वो फिर सोचते हैं कि अपनी गलतियों को, तो नेक्स्ट जो काम करेंगे उसमें वो गलतियां ना होने पाएँ। ठीक है, तो हमें क्या करते हैं, ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, करने की क्षमता यानी फिल इन द ब्लैंक्स देना है यहाँ। तो यहाँ तक जो यानी काम करने की क्षमता, ठीक है, तो इसका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, एक गतिविधि जो तनाव को रोकती है या कम करती है उससे स्ट्रेस बस्टर कहा जाता है। आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक स्ट्रेस बस्टर नहीं है। ठीक है, तो संगीत का सुनना स्ट्रेस बस्टर हो सकता है क्योंकि आपके गतिविधि तनाव को कम करता है। गोइंग टू बी बेड, ये भी आपका कहा है कि आप बहुत थके हुए हैं तो उस समय भी आप सोएंगे तो आपको बागवानी यानी आप उस समस्या से हटा के मन आपको किसी दूसरे में लगा रहे हैं, बागवानी में लगा रहे हैं। लेकिन क्या लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचते रहना, यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो तनाव होगा, तो आप उसके बारे में सोचते रहेंगे तो आपको तनाव होता रहेगा। तो इसका ए राइट आंसर होगा, जो इसमें सही नहीं बैठ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चर्चा शिष्टाचार का डजंट है। ठीक है, तो इसका जो बी इसका राइट आंसर होगा, अनावश्यक बहस करें। ठीक है, इसका बी राइट आंसर होगा। अगला है, अनुचित पद को पहचानिए। तो अनुचित पद क्या होता है, जैसे यहाँ साउंड पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है। तो इससे ग्रीन पोल्यूशन कोई चीज़ नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए जो है डिफरेंट कौन है यहाँ पे, डी वाला है। ठीक है, तो ग्रीन पोल्यूशन इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, किसी त्वचा के रंग आय को लेकर अलग तरह से व्यवहार किया जाता है। जैसे क्या होता है यहाँ पे आजकल जो हमारे यहाँ ट्रेंड चलता है कि सभी कपड़ों का और उनके कलर को देखकर उनको जज किया जाता है कि उनको कैसी हैसियत है। तो उसी को दूसरे को बोलते हैं विभेद, डिस्क्रिमिनेशन। तो इसका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बोलते हैं, कौन सी फंक्शन कुंजी आपको किसी फाइल का नाम बदलने की अनुमति देता है। यदि कंप्यूटर में आप किसी भी चीज़ फाइल का नाम बदलना हो तो आप उसको को सेलेक्ट करके F2 प्रेस करेंगे तो आपको रीनेम का ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो F2 की जो होता है रीनेम के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मौखिक संचार ओरल कम्युनिकेशन का कौन सा लाभ नहीं है। तो ओरल कम्युनिकेशन में यानी मौखिक जो होता है उसका लाभ नहीं है। तो फीडबैक इमीडिएटली, और इट इज़ फॉर रिकॉर्डेड, इट इज़ क्विक, इट इज़ डायरेक्टेड। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन बट इट इज़ फॉर रिकॉर्डेड यानी रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। मौखिक संचार को उसको रिकॉर्ड नहीं, बी राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, निम्नलिखित कौन सा एक आर्टिकल नहीं है। ठीक है, आर्टिकल जो होता है हमारे पास, तो इसमें कौन सा नहीं है, ए द होता है, ए भी होता है, इन क्या होता है, वो आर्टिकल नहीं माना जाता है। तो सी राइट आंसर होगा। इसमें ऑड वर्ड चुनना है। इसमें ऑड वर्ड कौन है, जैसे सॉरी है, थैंक्स है, प्लीज़ है। ठीक है, तो ये सब रिक्वेस्टेड है, आपस में बस चर्चा के लिए करते हैं। लेकिन पेपर एक अलग कागज़, ये इसमें अलग है। तो इसका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं, कौन सा एक सही चैनल है जिसके माध्यम से बाज़ार ग्राहकों तक पहुंचाया जा सकता है। तो यहाँ पे हमें चैनल की बात करनी है। चैनल मतलब क्या, माध्यम क्या है। ठीक है, उस माध्यम से द्वारा बाज़ार को ग्राहकों तक कैसे पहुंचाया जा सकता है।
तो उसमें के सबसे अच्छा ऑप्शन है बी ऑप्शन है मैन्युफैक्चर, रिटेलर और कस्टमर। यानी मैन्युफैक्चर क्या करेगा, उसको प्रोडक्ट को बनाएगा। रिटेलर का काम होता है उस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना और कस्टमर्स तक पहुंचाना, और रिटेलर्स काम होता है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। NAPS का स्टैंड फॉर्म का, NAPS का फुल फॉर्म का था नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम होता है। ठीक है, तो इसका डी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। CPU का फुल फॉर्म बताइए। तो CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो इसका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। RTI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो RTI का फुल फॉर्म होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इसका काम क्या होता है कि हमें किसी सरकारी संस्थान से कोई जानकारी प्राप्त करनी हो तो हमें किसके थ्रू मिलती है, RTI के थ्रू ही मिलती है। ठीक है, तो इसका रेट है ए आंसर जो है इसका सही आंसर होगा। अपने आप को विकसित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं करना खुद को जाने, यानी अपने बारे में जितना जान सकते हैं आप जानें, तभी आप अपना विकास कर सकते हैं। GST का फुल फॉर्म यहाँ पे बताइए आपको। GST का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो इसका डी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। जांच करते समय ग्राहक के शरीर की भाषा पर ध्यान देने की महत्वपूर्ण है, यानी कि ग्राहक किस तरह से बात कर रहा है, उसका बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसको ध्यान में रखकर ही उसको में बात करना चाहिए। तो इसका ए राइट आंसर सही होगा। कौन सा एक साइबर अपराध है। यहाँ पे हम बता रहे हैं कौन सा साइबर एक अपराध है। चैटिंग विथ फ्रेंड्स साइबर अपराध नहीं हो सकता। ऑनलाइन परचेजिंग ये भी साइबर अपराध नहीं हो सकता। सेंडिंग मेल ये भी नहीं हो सकता। लेकिन ऑनलाइन गैम्बलिंग यानी जुआ ये भी क्या हमारा साइबर अपराध होता है। लेकिन अभी हमारे यहाँ ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। ठीक है, ऑनलाइन गैम्बलिंग जिसमें बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग। इंटरव्यू एडिटेक्ट में डोंट क्या है। तो इसमें बताना है आपको बी कॉन्फिडेंट होना हो ज़रूरी है। ठीक, आत्मविश्वास रखें, ठीक ढंग से कपड़े पहने ये भी ज़रूरी है। ठीक है, प्रॉपर आई कांटेक्ट ये भी ज़रूरी है। और ये क्या, नौकरी पाने के लिए अपनी क्षमताओं के बारे में झूठ बोलें ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, यानी कि आप इंटरव्यू देने गए हैं तो इंटरव्यू में ये नहीं करना है आपको कि बाकी चीज़ तो आप करोगे आत्मविश्वास से, लेकिन अपने इस बारे में सही जानकारी देना है, गलत जानकारी नहीं देना है। तो इसका यहाँ पे क्योंकि यहाँ पूछा गया है क्या गलत है इसमें, तो यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। छोटी दूरी के लिए किस नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। तो छोटी दूरी का हम लोग लैन का उपयोग करते हैं। ठीक है, मीडियम के लिए क्या कहते हैं मैन, जिसको हम लोग मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क होता है। ठीक, ये शहरों को जोड़ता है। लैन जो होता है हमारी बिल्डिंग्स को जोड़ता है। उसके बाद वैन जो होता है हमारा, वैन जो होता है वाइड एरिया नेटवर्क होता है। क्या होता है, ये हमारे स्टेट या देशों को जोड़ने का जो काम करती है, तो वैन काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त विशेषण के साथ रिक्त स्थानों की भर्ती करें। यानी कि यहाँ विशेषण आपको भरना है, एडजेक्टिव के भरना, प्रॉपर एडजेक्टिव भरना है। तो द लिटिल गर्ल्स ट्विंकलिंग आई लिव्स हर मिक्सल्स। ठीक है, तो यहाँ क्या भरेंगे ट्विंकलिंग। ठीक है, वीक ING फॉर्म के साथ आएगा, तो यहाँ डी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। राहुल को अपने पालतू कुत्ते के साथ क्या करना चाहिए। खेलने में मज़ा आता है। ठीक है, धुलाने में मज़ा आता है, करने में डूइंग करने क्या होता है समझ में नहीं आया, राइटिंग लिख लेकिन कोई मतलब नहीं है, तो घूमने यानी खेलने में आता है उसको मज़ा, तो इसका सी राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, तो वो हमें बताना है। तो एक बाइट्स में 8 बिट होते हैं, तो इसका ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन वहाँ देख लीजिए, जो लास्ट क्वेश्चन होगा इस सेट का। तो दिए गए में से सही प्रतिक्रिया चुनें। तो व्हेन इट दिस एक्सीडेंट हैपनी, तो इसका प्रतिक्रिया रिएक्शन देना है। इसका रिएक्शन सही रिएक्शन क्या है। इन द होटल ऑन द टेबल ड्यूरिंग द ट्रेवलिंग एट 30 लास्ट नाइट ही डिडंट एक्सीडेंट हैपन एट 10:30 लास्ट नाइट, यानी कि डी इसका जो राइट आंसर होगा। ठीक है, अभी क्या होगा, यहाँ पे सारे सेट्स ख़त्म हो गए हैं। तो अभी यदि आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगा हो और मेरे बताई गई जानकारी आपको सही लगी हो, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी बताएं जो ITI का पेपर अभी इस बार देने वाले हैं।
तो बहुत सारे छात्रों की ये समस्या रहती है कि किस प्रकार से पेपर पूछा गया है और किस प्रकार से क्वेश्चन वहाँ देना है, उनके आंसर किस तरह से आते हैं उनका। तो इन सारी समस्याओं का ही निवारण करने के लिए हम यहाँ पे सेट कर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और हमारे चैनल से आप जुड़े रहेंगे और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन पे कर देंगे, ताकि जैसे भी मैं वीडियो आपको डालूँगा तो आपको नोटिफिकेशन में आपको हमारा वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जिससे आप इसकी तैयारी कर पाएंगे। धन्यवाद।